हाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नीति निर्देशक के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 42 तक। आज हम उससे आगे अनुच्छेद 43 से लेकर 51 तक की बात करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं अनुच्छेद 43। अगला जो अपना अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद आता है 43। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि कर्मकारों, यहाँ पर कर्मकारों से अभिप्राय है कर्मचारी, कि काम करने वाला जो व्यक्ति है उसको कर्मकार बोल दें या क्या बोल दें, कर्मचारी बोल दें। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करें, चाहे वो कृषि क्षेत्र में कार्य करें, उद्योगों के क्षेत्र में कार्य करें या किसी अन्य क्षेत्र में क्या करें, कार्य करें, तो इन क्षेत्रों में काम करने वाले जो भी कर्मचारी वर्ग हैं, काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें क्या मिले, निर्वाह मजदूरी, कि उनको काम करने के एवज में उन्हें वेतन प्राप्त होना चाहिए। तो उन्हें वेतन मिले और समय समय पर उन्हें क्या मिले, अवकाश मिले, ताकि वो अपने घर के कार्यों को भी अच्छे ढंग से कर सकें। तो ये आता है अनुच्छेद 43। फिर बात करें अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 आता है समान नागरिक संहिता। अब इसमें प्रावधान ये कर रखा है कि समान नागरिक संहिता से अभिप्राय है एक जैसे कानून, कि संपूर्ण भारत में कानून क्या हो, एक जैसे होने चाहिए। तो ये जो कानून है वो जाति है, धर्म है, इनके आधार पर इन कानूनों में क्या नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। तो संपूर्ण भारत में एक जैसे कानून हो, इसका प्रावधान कर रखा अनुच्छेद 44 में, कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि उसके क्षेत्र में, ठीक है, नागरिकों के ऊपर जाति और धर्म को लेकर किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, अंतर नहीं होगा, कि जाति और धर्म के आधार पर कानूनों को लेकर के क्या नहीं पाया जाना चाहिए, अंतर नहीं पाया जाना चाहिए। तो ये आता है समान नागरिक संहिता। अगर इसको हम एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को कैसा घोषित कर दिया, गलत घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अन्य धर्म में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो देखो, जाति और धर्म के आधार पर ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए जो भेदभाव करता रहे, शोषण करता रहे। तो संपूर्ण देश में एक जैसे कानून होने चाहिए, जाति धर्म के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को क्या कर दिया, गलत घोषित कर दिया। तो ये किस में आता है, अनुच्छेद 44 में। फिर अनुच्छेद 45 की बात करें, अनुच्छेद 45 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो।
तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन बच्चों को अनिवार्य और कैसी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। तो कहने का मतलब कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा, जो कहाँ से कहाँ तक होती है? कक्षा प्रथम से लेकर 8वीं तक की। और वो जो शिक्षा है उस शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। तो सभी बच्चों को शिक्षा मिले, ऐसा प्रावधान कर रखा है अनुच्छेद 45 में। अगला जो अपना अनुच्छेद है वह आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 46 देखो 3 चीज़ों की बात करता है, SC, ST और OBC, कि SC, ST और जो OBC हैं, इन दुर्बल जो वर्ग हैं, इन दुर्बल वर्गों के लिए एक तो कौन सा? शिक्षा, और एक अर्थ की क्या करेगा? व्यवस्था राज्य करेगा। कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, ऐसे जो दुर्बल वर्ग हैं समाज में, ऐसे वर्गों की स्थिति में, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, उनमें सुधार करने का प्रयास कौन करेगा? राज्य प्रयास करेगा। और ऐसे जो वर्ग हैं, इन वर्गों को शिक्षा प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था भी कौन करेगा? राज्य करेगा। तो ये जो वर्ग हैं SC, ST और OBC, वो सभी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए इनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगला जो अपना अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 जो है वो क्या कहता है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च बनाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। ये दायित्व किसका होगा? राज्य का होगा। कि राज्य जो है वो क्या प्रयास करेगा? राज्य ऐसे प्रयास करेगा जिसके माध्यम से सभी लोगों को क्या मिले? पोषण युक्त क्या मिले? भोजन मिले। कि पोषाहार, ठीक है, आप देखो नाम सुनते हो मिड डे मील, कि सरकारी विद्यालय में जो दोपहर का जो भोजन दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि गरीब तबके के या गरीब जो बच्चे हैं उन बच्चों को पोषण युक्त क्या मिल सके? भोजन मिल सके। अब ऐसा होगा तो उनका जो जीवन स्तर है, ठीक है, उसमें क्या आएगा? सुधार आएगा। तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि उनका स्वास्थ्य क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। एक व्यक्ति तभी अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकता है जब वो क्या न हो? बीमार न हो। तो स्वास्थ्य सेवाएं व्यक्तियों को मिलेंगी तो वो जो व्यक्ति है वो अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो मिड डे मील के साथ साथ इसमें यह जो आता है कि राज्य जो है वो मादक पदार्थों पर क्या लगाएगा? प्रतिबंध लगाएगा। कि नशीली जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर राज्य क्या लगाएगा? प्रतिबंध। ऐसी वस्तुओं पर प्रतिबंध नहीं लगेगा जिनका कार्य किसमें हो रहा है? औषधि निर्माण। कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी नशीली वस्तुएं जिनका प्रयोग दवाइयों में हो रहा है, उनको छोड़ करके राज्य जो है वो मादक पदार्थों पर क्या लगा देगा? प्रतिबंध लगा देगा। क्यों? इनके माध्यम से लोक स्वास्थ्य को नुकसान
पहुंचता है और उससे व्यक्ति का जो जीवन स्तर है वो कमज़ोर होता है, तो राज्य ऐसा प्रयास करेगा। फिर आता है अपना अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 जो आता है उसकी बात करें तो उसमें आता है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन। अब देखो, कृषि की बात करें तो राज्य जो है वो कृषि के क्षेत्र में नवीनता को अपनाएगा कि नवीन संसाधनों के माध्यम से कृषि का कार्य किया जाए ताकि किसको बढ़ाया जा सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो नवीनतम प्रयोग हो कृषि क्षेत्र में। पशुपालन की अगर हम बात करें तो पशुपालन में राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिससे दूध देने वाले जो पशु हैं उनकी क्या न की जा सके, हत्या न की जा सके। तो दुधारू पशुओं की हत्या न हो और ऐसी नस्ल का निर्माण किया जाए, ऐसी नस्ल का विकास किया जाए कि अधिक से अधिक दूध देने वाले पशु को बढ़ाए जा सके, कि ऐसी नस्ल का विकास किया जा सके जिससे दूध देने वाले पशुओं में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। तो यह आता है कृषि और पशुपालन का संगठन। फिर आता है इसी में अपना अनुच्छेद 48 के जो हम पढ़ेंगे बाद में। 48 के बाद में आता है अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 जो आता है वो आता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। तो अनुच्छेद 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्थान है, जो भी स्मारक हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य की होगी। तो राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा, राज्य करेगा, ताकि हमारी जो संस्कृति है उसका प्रभाव विश्व में रहे। और ये तभी रहेगा जब हम ऐसे स्थानों को क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। 49 के बाद में अगला अपना जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 ये कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्या हो, पृथक्करण। तो देखो सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के अंग होते हैं 3। उन 3 अंगों में हम बात करें तो कार्यपालिका, इस कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 2 अंग हुए, एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो यहाँ पर कार्यपालिका का संबंध किससे है, सरकार से। कि कार्यपालिका जो है वो क्या करे, वो न्यायपालिका से क्या रहे, अलग रहे। पृथक्करण का मतलब रहे अलग। कि अगर कार्यपालिका का प्रभाव किस पर रहेगा, न्यायपालिका पर रहेगा, तो न्यायपालिका जो है वो अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाएगी। तो न्यायपालिका अपने कार्यों को सही ढंग से करे, इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। और ये स्वतंत्र कैसे हो, तो कार्यपालिका का प्रभाव किस पर नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका पर नहीं होना चाहिए। तो इससे न्यायपालिका अपने कार्यों को सही ढंग से कर सकेगी और निर्णय जो आएंगे वो कैसे आएंगे, निष्पक्ष, बिना भेदभाव के निर्णय आएंगे। अन्यथा अगर न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभाव रहेगा तो निर्णय जो होंगे वो प्रभावित होंगे और वहाँ पर
किसकी प्राप्ति नहीं होगी? तो वहाँ पर न्याय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जरूरी है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा जाए। अगला जो अपना अनुच्छेद आता है वह आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। या दूसरे शब्दों में इसे हम भारत की कौन सी नीति कहते हैं? विदेश नीति। तो अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति, कि विश्व में क्या बनी रहे? शांति बनी रहे, विश्व के सभी देश सुरक्षित रहें, उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो, और इसका प्रयास प्रत्येक देश को करना चाहिए, प्रत्येक राज्य को करना चाहिए। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये किससे संबंधित हो गया? भारत की विदेश नीति से संबंधित हो गया, कि विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे और इसका प्रयास कौन करे? प्रत्येक राज्य करे। तो एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करे, अपनी सीमाओं में रहे, तो विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो ये अपना नीति निर्देशक तत्व के जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे वो तो अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। तो अनुच्छेद 51 तक हमने पढ़ा है। अब इसमें 2-3 अनुच्छेद बाकी रह गए जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले संविधान संशोधन में आता है 42वां संविधान संशोधन। अब इस 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए? एक तो संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 39 के, ठीक है। अनुच्छेद 39 का जो है वो किस में आता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कमजोर जो वर्ग हैं उन्हें अपना बचाव करने के लिए कानूनी सहायता प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था किसमें कर रखी है? अनुच्छेद 39 क में। तो अनुच्छेद 43 का कहता है उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भूमिका। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भूमिका। तो उद्योग जो है, उन उद्योगों में काम करने वाले जो कर्मचारी जो हैं वो क्या करें कि उद्योगों का जो प्रबंध है, उद्योगों को चलाने वाले जो व्यक्ति विशेष हैं, उन व्यक्तियों को चुनने में भूमिका किसकी होनी चाहिए? वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी होनी चाहिए। तो कर्मचारियों के माध्यम से उद्योगों को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें चुना जाना चाहिए। तो ये प्रावधान भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया। और अंतिम जो आता है वो आता है 48 के। इसमें 3 बात आती हैं: वन, वन्यजीव और पर्यावरण। की सुरक्षा। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो वनों की संख्या में क्या हो? वृद्धि हो। वन में रहने वाले जो वन्य जीव हैं वो सुरक्षित रहें, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, और पर्यावरण सुरक्षित रहे। इन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है। तो अनुच्छेद 48 क जो है उसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया।
तो ये हो गया अपना नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। Please subscribe YouTube channel, share and like it.